जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम विज्ञान से संबंधित जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो आप थोड़ा इसको पूरा देखिए और जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि निम्न में से कौन सी राशि मूल राशि है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो कुल मूल राशि है उनकी संख्या है 7, जिनमें से एक मूल राशि कौन सी है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि लंबाई व बल में प्रत्येक के मात्रक को दुगना कर दें, मतलब लंबाई को भी दुगना कर दो और बल को भी दुगना कर दें, तब शक्ति के मात्रक में कितने गुना वृद्धि होगी। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि जो शक्ति होती है वह क्या होता है? बल गुणा क्या होता है? वेग होता है। और जब बल की जगह को बल का लिखा रहने दो, वेग बराबर होता है अपना विस्थापन बटे समय। तो यहाँ की जो विस्थापन है एक तरह की लंबाई होती है, इसको भी करो आप 2 गुना और बल को भी आप कर दो कितने गुना? 2 गुना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो जो शक्ति निकल के आई कितने गुना हो जाती है? 4 गुना हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि डाइन अपॉन सेंटीमीटर इकाई नहीं है। तो डाइन अपॉन सेंटीमीटर इकाई दाब की भी होती है, प्रतिबल की भी होती है और यंग गुणांक की भी होती है, लेकिन यह विकृति की इकाई नहीं होती है, क्योंकि विकृति एक विमाहीन मात्रक होता है या विमाहीन राशि होती है। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि आर स्टेड किस भौतिक राशि की इकाई है? चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण या फिर चुंबकीय फ्लक्स। तो ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? आर स्टेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लक्स किस भौतिक राशि की इकाई है? तो ये जो राशि होती है ये प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है। 2-3 बातें हैं जो कि आपको इसमें याद रखना है इस भौतिक राशि को लेकर। एक होता है ज्योति फ्लक्स, तो ये होता है किसका? ल्यूमेन का। ज्योति तीव्रता ये होती है कैंडला। ठीक है, और ये जो दिया है आपको प्रदीप्त घनत्व ये किसका होता है? लक्स का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या होता है? तो बल बराबर आपको सूत्र पता होगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को नापते हैं अपन किलोग्राम से और त्वरण को नापते हैं मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर से। तो के जी मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि न्यूटन अपॉन किलोग्राम किसका मात्रक होता है? वेग का, त्वरण का, बल का या फिर गुरुत्वीय विभव का। तो पीछे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो बल होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इस किलोग्राम को लेके गए वो इस तरफ न्यूटन के, तो बचेगा क्या हमारे पास? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये जो मात्रक होता है ये किसका होता है? त्वरण का। कहने का मतलब है ये न्यूटन है, ये इसके भाग में लगेगा यहाँ पे किलोग्राम, तो न्यूटन अपॉन किलोग्राम बराबर मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर होती है? त्वरण की। तो 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक होता है। तो आपको पता होना चाहिए शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? वाट के बराबर होता है। यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ लेना कि शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य और बटे में क्या आता है? आपका समय। किसी भी काम को आप समय के अनुसार किस हिसाब से कर रहे हैं उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति का मतलब होता है कि कोई भी तरंग 1 सेकंड में जितनी बार ऊपर नीचे होती है उसे उस तरंग की अपन आवृत्ति कहते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा क्या? हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका सही उत्तर होगा, ऐसा ही मात्रक होता है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक होगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारी जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वह क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मात्रक पूछ रहा है वो। तो बल को नापते हैं अपन न्यूटन में, ये वैल्यू इस तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये किलोग्राम हो जाएंगे क्योंकि द्रव्यमान है, तो अपॉन में आएगा किलोग्राम की घात 2। तो आप इन चारों में देखो न्यूटन
मीटर की घात -2 और किलोग्राम की घात -2 किस में लिखा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड निम्न में से किसका मात्रक होता है? तो देखिए ऊर्जा का मात्रक तो क्या होता है? जूल। ठीक है, कोणीय संवेग का क्या होता है? थीटा करके होता है। शक्ति का होता है वाट। तो ये जो लिखा हुआ है ये किसका हो जाएगा? संवेग का एसआई मात्रक। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 10⁶ डायन सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करते हैं। तो देखो एक वैल्यू होती है कि 1 न्यूटन, यहाँ पे लेता 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 10⁶ डायन। तो इसको मतलब हो जाएगा 10⁵ इंटू 10 अपॉन में लिखा है सेंटीमीटर की घात 2। तो इतनी इतनी जो वैल्यू होगी डायन की, इतनी इतनी, ये किसके बराबर होगी? न्यूटन की। तो वैल्यू जाएगी 1 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटीमीटर की घात 2 लिखा हुआ है, यदि आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो अपॉन में लिखा आएगा 1/100 इंटू 1/100। तो 1 2 3 4 4 जीरो ये और 10 ये, तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो फाइनली वैल्यू आएगी 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर की घात 2, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए घनत्व का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, मास मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे आयतन हमारा घनत्व कहलाता है। द्रव्यमान को अपन नापते हैं किलोग्राम में और घनत्व को नापते हैं मीटर की घात क्यू में। सॉरी, वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यू में। तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यू, इनमें से कहीं लिखा है कि ये लिखा है किलोग्राम अपॉन मीटर क्यू। तो यही इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी मात्रकों की पद्धति या जो प्रणाली है वह कौन सी होती है? तो 4 तरह के मात्रक होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा एमकेएस मात्रक, एसआई मात्रक, फिर होता है एफपीएस और लास्ट में क्या होता है? सीजीएस। तो जो एमकेएस है, एमकेएस इसी को अपन कहते हैं सीआई या एसआई मात्रक। एफपीएस हो जाएगा हमारा ब्रिटिश मात्रक और सीजीएस क्या कहलाएगा? हमारा इसका फ्रांसीसी मात्रक। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि 100 वाट के बल्ब की शक्ति सीजीएस मात्रक में क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह कितना होगा? 10⁹ अर्ग अपॉन सेकेंड। अब इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं कि किस प्रकार से ये वैल्यू आती है। यहाँ पे लिखा है वाट, तो वाट का मतलब होता है जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है, और 1 जूल में होते हैं कितने? 10�7 अर्ग के बराबर। यहाँ पे लिख दिया मैंने अर्ग, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड। 7 ये लिखा है 9 और 1 8 और 1 कितना होगा? 9। 10⁹ अर्ग ये लिखा है, अपॉन में सेकेंड ये रहा। तो 100 वाट बल्ब का मतलब हो जाएगा सीजीएस में 10⁹ अर्ग बटे सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से न्यूटन इंटू मीटर किस भौतिक राशि का इकाई है? तो जो बल आघूर्ण होता है इसका सूत्र होता है बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल को नापते हैं अपन न्यूटन से और दूरी को नापते हैं अपन मीटर से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है कि तरंग की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये हमें इसमें याद रखना पड़ेगा कि तरंग की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल अपॉन मीटर की घात 2 इंटू सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 यार्ड एसआई मात्रक के पदों में क्या होगा? तो 1 यार्ड क्षेत्रफल का मतलब होता है कि 0.9144 मीटर। तो ये वैल्यू क्या कहलाती है? हमारी 1 यार्ड के बराबर कहलाती है, और ये वैल्यू भी हमें इसमें याद रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 रेडियन का मान निम्न में से क्या है? तो इन चारों में से हमें चेक करना पड़ेगा कि जो पहले वाला वैल्यू है यही इसका क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा। और इसको निकालते कैसे हैं? तो मैंने आपको सिखाया पीछे कि 180 डिग्री मतलब होता है पाई रेडियन, और 1 डिग्री का मतलब होता है पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 और इसमें भाग लगाएंगे आप 180 का। कहने का मतलब है
ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 22/7 इंटू 180। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी वही क्या कहलाएगी आपकी रेडियन। तो 1 डिग्री रेडियन का मतलब होता है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। इसको आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 सेकंड किसके बराबर होता है। तो 1 सेकंड जो होता है इसको पहली बार ज्ञात करने के लिए सीजियम की घड़ी बनाई गई थी। सीजियम एक प्रकार का परमाणु होता है जिसका उपयोग हम सेकंड का निर्धारण करने में किया जाता है। ठीक है, या फिर करते हैं। तो सीजियम घड़ी के 9192631770 जब दोलन होते हैं ऊपर नीचे करके, तब जाके कितना होता है 1 सेकंड बराबर होता है। तो सीजियम की इतनी सीरीज याद कर लो या पीछे की पढ़ लो, तो इतने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 मीटर में क्रिप्टॉन 86 की कितनी तरंग दैर्घ्य होती है। तो इसमें भी आपको वही यूज करना है कि इसमें नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। तो 1650763.73 ये वैल्यू देखो आपको याद करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई अलग से कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है। ठीक है, तो मीटर पता करने के लिए क्रिप्टॉन नाम के तत्व का प्रयोग करते हैं और सेकंड पता करने के लिए सीजियम नाम की घड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की परास क्या होती है। परास का मतलब होता है न्यूनतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू। तो जो दृश्य प्रकाश की किरण है जो कि हम प्रतिदिन देखते हैं उसी को हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, और उसकी जो वेवलेंथ होती है वह 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है एक ए के ऊपर बिंदु को अपन बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। तो ये वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम से शुरू होती है और 7000 एंगस्ट्रॉम तक लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानक सार्वत्रिक समय निर्भर करता है। तो पृथ्वी पर जो अपने अक्ष पर घूर्णन होता है उसी के आधार पर हम समय का निर्धारण करते हैं। तो पृथ्वी की अपनी अक्ष के परितः जो गति होती है वह मानक सार्वत्रिक समय कहलाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन व सेंटीमीटर के बीच में संबंध क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, मैंने एक आपको ऑर्डर पढ़ाया था। तो बीच में होता है आपका मीटर, फिर होता है आपका डेकामीटर, फिर होता है आपका सेंटीमीटर, फिर उसके बाद होता है आपका मिलीमीटर, और उसके बाद आता है आपका माइक्रोमीटर। इसको कहते हैं माइक्रोमीटर। इन दोनों का गैप होता है 10, 10, 10 और 10। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, और यहाँ की वैल्यू होती है 3, ये शुरुआत की होती है 10⁻1 वाली। तो नीचे से आप जा रहे हैं ऊपर। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। आप मापन का जो क्लास नंबर आखिरी वाला है, क्लास नंबर 6, उसको जाकर देखें। इस तरह के प्रश्न आपको उसमें अच्छे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इससे आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो मापन की क्लास नंबर 6 देखें, उसमें ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराएं, यदि उसको देखेंगे तो ये प्रश्न आपसे भली भांति बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है, पीछे मैंने समझाया है। तो माइक्रो पे खड़े हैं आप, माइक्रोन पे, और जाना है आपको सेंटीमीटर पे। तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो 10 की घात लिखते हैं माइनस में, तो 3 और 1 4। तो 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 फर्मी बराबर होता है। ये बात भी मैंने आपको उसी में पढ़ाई है। ठीक है, तो वही वाली वीडियो जाके आप देखें। तो इसका आंसर होगा 1 फर्मी मतलब 10⁻−15 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। नैनो का मतलब क्या होता है 9, मतलब 10 की घात जो -9 होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, नैनोमीटर कहते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने सेंटीमीटर में दे रखी है वैल्यू। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो उसमें आप क्या करो, 2 को और जोड़ के 2 वैल्यू को और कम करवा दो, तो उसी के आधार पे क्या होगा, उसका जो आंसर होगा वह निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की घात -9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर जो दे रखा है ये ऑप्शन में क्या है, गलत है। सही आंसर होगा आपका क्या, मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में गलत दिया है, इसको सही कर लेना। अगला प्रश्न है कि पार्सेक इकाई होती है। तो पार्सेक दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, और एक पार्सेक का मतलब होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर, और ये दूरी को मापता है। ये इसका सही उत्तर होगा। समय को मापते हैं अपन सेकंड से, ये हो गया दूरी का। आवृत्ति को नापते हैं हर्ट्ज से, और इसको नापते हैं ओमेगा इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर से। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसके मापने को उपयोग में लाया जाता है। देखिए पढ़ने में लग रहा है कि ये वर्ष मतलब समय है, लेकिन ये गलत है। वर्ष मतलब समय ही भले ही हो, ये होता है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी, अर्थात ये दूरी को मापने की एक तरह का क्या होती है, मात्रक होती है। और दूरी कैसी होती है, लंबी होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुंचता है और 8 मिनट 17 सेकंड का समय लेता है। तो यह लंबी दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की है, इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है। तो 10⁻15 मीटर का मतलब होता है फर्मी, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻6 मीटर, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर, मीटर के बराबर, और मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर के बराबर। ये हो जाएगा 10⁻15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक मानक किलोग्राम का 5000वां भाग क्या कहलाता है। तो एक मानक किलोग्राम का जब हम 5000वां भाग निकालते हैं तो उसे कहते हैं अपन कैरेट, जिससे अपन सोने की शुद्धता को या आभूषणों की शुद्धता को मापते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन किया जाता है स्प्रिंग तुला से, सही है, सामान्य तुला से, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद का द्रव्यमान कितना होता है। तो वर्षा की जो बूंद होती है उसका जो एक बूंद का द्रव्यमान होता है वह 10⁻6 किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अब आगे हैं इसमें नए क्वेश्चन, जो कि मैं एक और बुक से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अभी वो दूसरे बुक से थे, अब हम इसमें आगे और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं। आगे इसमें प्रश्न है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो होता है एक साउंड नेविगेशन सिस्टम होता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, पानी के अंदर करते हैं। तो 9 संचालकों के द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है। और एक और होता है रडार, जिसका प्रयोग वायुसेना के द्वारा किया जाता है। तो आप दोनों बातों को इसमें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चुंबक वाहक बल की इकाई क्या है। तो चुंबक वाहक बल की जो इकाई होती है वह एम्पियर फेरो होती है। मतलब जब हम किसी कुंडली को बनाते हैं और उसको चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाते हैं और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें से निकलने वाला जो बल होता है ईएमएफ, उसी को बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल, और उसका जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर फेरो होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक बार बराबर होता है। बार मतलब वायुमंडलीय दाब को मापने का एक मात्रक होता है, जिसमें एक बार बराबर 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विकृति का मात्रक क्या है। तो विकृति मतलब होता है कि आपका स्ट्रेस, मतलब किसी भी चीज की आकृति को बिगाड़ देना, और इसका किसी भी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है इसका चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। मतलब आपके पास एक 2 मीटर लंबा तार है, उस तार को आप क्या कर दो, अपने हाथ से ही मोड़ दो, तो मोड़ने के बाद में उसकी लंबाई में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, और उसकी आकृति भी बिगड़ जाएगी। तो उसकी लंबाई में होने वाला परिवर्तन और पहले जो उसकी लंबाई थी उन दोनों के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, विकृति कहते हैं। तो लंबाई को नापते हैं अपन मीटर में, इस लंबाई को भी नापेंगे मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, अर्थात यह मात्रकहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बल का मात्रक है। तो बल का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक होता है। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा को हम नापते हैं किससे, कैलोरी से। तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कैलोरी। अगला प्रश्न है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर होता है। तो एक पारसेक का मतलब होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है। तो तापमान एक अदिश राशि है, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेग।
अगला प्रश्न है कि जूल इनटू सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो देखिए कार का मात्रक होता है जूल, दाब का होता है पास्कल और संवेग का होता है किलोग्राम इनटू मीटर अपॉन सेकंड। और यहाँ पे बच कौन गया, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है वह जूल इनटू सेकंड के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पारसेक किसका मात्रक है। तो पारसेक दूरी का मात्रक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की इकाई होती है। तो विद्युत धारा की इकाई होता है एम्पियर। वोल्ट से नापते हैं हम विभव को, ओम से नापते हैं हम प्रतिरोध को और कूलाम से नापते हैं हम आवेश को। तो ये 4 मात्रक भी आप इसमें याद रखेंगे कि प्रत्येक मात्रक को किन किन के आधार पे लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। देखिए वजन की जब बात करते हैं तो फॉर्मूला आता है F बराबर एम ए। एम की वैल्यू बोल रहा है वो 1 है और ए को रिप्लेस करता है कौन, स्मॉल जी। और स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और ये वैल्यू लिखिए किलोग्राम में। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 9.8 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है एक प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का यूज कर रहे हैं, राशि के लिए किलोग्राम का उपयोग करते हैं, समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं, तापमान के लिए केल्विन का, विद्युत धारा के लिए एम्पियर का, प्रकाश के घनत्व के लिए कैंडला का और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब इन्होंने इसमें सभी 7 मूल जो राशियां होती हैं, मूलभूत राशियां, उनके बारे में बता दिया है। तो पूछ रहा है कि ये सब क्या कहलाते हैं। तो इन सबको कहते हैं अपन एसआई मात्रक। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एग्जाम की दृष्टि से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ज्योति फ्लक्स होगा। यदि आपसे पूछें कि प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, केंडला। और यदि फ्लक्स का पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूमेन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कैंडला किसका मात्रक है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अगला है 1 मिलियन का मान कितना होता है। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख के बराबर। मतलब जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 की घात 6 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि 1 किलो घंटा निम्न में से किसके बराबर है। तो ये जो वैल्यू बराबर होती है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होती है। और ये वैल्यू आती कैसे, वो पूछ रहा है कि 1 किलो वाट घंटा, किलो का मतलब होता है 1000, वाट का मतलब होता है जूल अपॉन सेकेंड और घंटे का मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 1 मतलब मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड के बराबर। तो सेकंड सेकंड कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 और ये इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 जूल के बराबर हो। तो आप तो याद कर लीजिए कि 1 किलो वाट घंटा मतलब 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है। तो 10 की घात -10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इकाई का मान कूलाम के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, एम्पियर इंटू सेकेंड, यही क्या होता है, कूलाम के बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। आवेश को नापते हैं आप कूलाम में, अपोन में क्या आता है, सेकेंड, बराबर किसके होता है, ये एम्पियर के। तो ये सेकंड यहाँ जाएगा तो एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा आपका, कूलाम। अगला प्रश्न है कि हेनरी किसका मात्रक होता है। तो हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो इसको भी आपको याद रखना, ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि मिली सेकेंड 1 सेकेंड का कितना भाग होता है। तो मिली सेकेंड मतलब होता है क्या आपका, तो पहले तो देखो 1 सेकेंड का मतलब होता है 1, ओनली 1 लिखेंगे। ठीक है। और मिली सेकेंड मतलब होता है 10 की घात 3। तो सेकेंड से सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1000 का मतलब क्या होता है, ये 3 जीरो का मतलब हो जाएगा 1000। तो 1 मिली सेकेंड 1 सेकेंड का 1000वां भाग होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोमीटर का अंतरण करने पर क्या मान निकलेगा। तो 1 माइक्रोन मतलब होता है 10 की घात -6 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि डायप्टर निम्न में से किसका मात्रक है। तो डायप्टर जो होता है वह लेंस की क्षमता को मापने की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला प्रश्न है कि कंपन प्रति सेकंड किसका मात्रक है। यदि कोई भी वस्तु या तरंग 1 सेकंड में जितनी बार ऊपर नीचे होती है उसे हम उस वस्तु या तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो ये जो प्रश्न होगा इसका जो उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, आवृत्ति। जैसे कोई रस्सी है वो 1 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है, उसी को उसको बोलते हैं कंपन प्रति सेकंड, अर्थात वह क्या होती है, उसकी आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान होता है। तो आवेग मतलब होता है संवेग का अंतर। तो दो संवेगों का अंतर निकालेंगे तो उसको अपन कहते हैं आवेग, और इन दोनों का जो विमीय सूत्र होता है लगभग बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आंधी के आगमन से पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर गिर जाता है। इसका मतलब है कि अचानक से क्या आते हैं, तूफान आते हैं। मतलब जो बैरोमीटर का जो पारा होता है वह क्या हो जाता है, अचानक से नीचे गिरता है, सामान्य से नहीं होता है। मतलब एकदम से नीचे आता है, सामान्य से नीचे उतर जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 10⁻15 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, और ये वैल्यू अकेले इन लोगों ने ली है यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक निम्न में से क्या है। तो तापमान के अलग अलग मात्रक हैं जो कि चारों सही हैं, लेकिन इनमें से एसआई वाला क्या होता है, केल्विन। ठीक है। अगला है खाद्य ऊर्जा, जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं, तो उसका जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होती है, कैलोरी होती है। कैलोरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक निम्न में से क्या होगा। तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वह न्यूटन इंटू मीटर होता है, और उसमें क्या होता है, मीटर इनवर्स में होता है। मतलब किसी एकांक लंबाई की कोई वस्तु है तो नीचे आएगी आपकी लंबाई और ऊपर क्या आएगा, आपका बल। तो बल बटे लंबाई क्या कहलाता है, उसका पृष्ठ तनाव कहलाता है। बल को नापते हैं अपन न्यूटन में और लंबाई को नापेंगे मीटर में। तो न्यूटन अपॉन मीटर कहें या न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स कहें, दोनों पृष्ठ तनाव के क्या होते हैं, एसआई मात्रक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 किलो वाट बराबर किसके होता है। तो 1 किलो वाट मतलब होता है 9.8 न्यूटन बल के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम लिखा है तो किलोग्राम ऐसे ही क्या ऐसा रहेगा। वॉट का मतलब होता है जूल अपॉन सेकेंड, और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, 9.8 न्यूटन बल के बराबर होगी। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, यह समतुल्य होगा। तो 1 जूल का मतलब होता है 10�7 अर्घ के बराबर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शक्ति का विमा निम्न में से क्या है। देखिए विमा की मैंने आपको पीछे पढ़ाई है मापन में, उसको जाके अच्छे से पढ़ें तो आपको ये अच्छे से लगाना आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, शक्ति बराबर होता है जूल बटे में क्या आता है आपका सेकेंड। तो जूल मतलब होता है क्या आपका किलोग्राम इंटू मीटर, और ये आ जाएगा आपका कितना, अपॉन सेकेंड। तो किलोग्राम के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली इसमें एम यूज़ करेंगे। समय के लंबाई के लिए एल की घात 2 यूज़ करेंगे, और समय के लिए टी माइनस। तो ये फॉर्मूले को बिहाफ इसको आधार पर इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है कि भौतिक राशि निम्नांकित रूप में परिभाषित की जा सकती हैं। वह जिनमें द्रव्यमान होता है, वह जिनमें भार होता है, वह जिनमें विमा होती है, वह जो मापी नहीं जा सकती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, जिनमें विमा होती है। जिनमें विमा होती है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन का भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र होता है। तो जो बल है और जो दाब है, इन दोनों का जो विमीय सूत्र होता है लगभग एक समान होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और ये जो विमीय सूत्र इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं, इनको अच्छे से समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है विमीय सूत्र। तो वहाँ पहले पुरानी वीडियो को मापन वाले चैप्टर में जाके देखें और फिर इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करें। ठीक है। आगे है कि एक खगोलीय इकाई का औसतन मान किसके बराबर होता है। तो खगोलीय इकाई का मतलब होता है सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच की दूरी।
तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कहलाती है खगोलीय इकाई, और इसका मान कितना होता है, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर ये मान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको प्लेलिस्ट में वर्ग 2 के विज्ञान की वो बना रखी है मैंने, एक प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे जाएं, मापन का क्लास नंबर 3 जाके देखें, जिसमें मैंने कुछ प्रश्न कराए, मतलब ओवरऑल क्लास नंबर 6 देखें, तो वहाँ पे आपको उसको एक चार्ट मिलेगा, उसमें सारे नाम लिखे हैं मैंने, उसको एक बार अच्छे से समझें, फिर इस तरह के प्रश्नों को हल करें। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू पता है कि 1 पिकोग्राम की वैल्यू होती है 10⁻−12 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है, एक बैरल में कितना लीटर होता है। तो एक बैरल में 159 लीटर होता है, और बैरल से हम कच्चे तेल को नापते हैं, जो कि एक प्रकार का पेट्रोलियम पदार्थ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक फैदम मतलब कितना होता है। एक फैदम का मतलब होता है 6 फीट के बराबर, जो कि लगभग 1.80 किलोमीटर के समथिंग निकलता है। तो एक फैदम का मतलब हो जाएगा आपका 1.80 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फैराडे का मान है, तो 96,500 जो कूलाम होता है वह फैराडे का मान होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम यूनिट माप बताता है। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है वह किसी भी तरंग की तरंग दैर्घ्य को मापता है, और किसी भी परमाणु की जो त्रिज्या होती है और उसका आकार होता है, उन दोनों को मापने में भी इसका प्रयोग अपन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विमा MLT-2 किसके अनुरूप है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी इतना पर्याप्त समय नहीं है कि मैं आपको ये टॉपिक समझाऊं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन की क्लास है, तो यहाँ पे केवल हम क्वेश्चनों को हल करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको पुरानी वीडियो को, मापन वाले चैप्टर को समझना होगा, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो मात्रक यहाँ पे लिखा है विमा का, ये बल का लिखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करके नीचे एक इसका कोड दे रखा है, उसे हमें सॉल्व करके दिखाना है कि ये इसका क्या आंसर होगा। तो पहले लिखा हुआ है बल, तो पीछे पढ़ के आए MLT-2, तो देख लो MLT-2, तो ये जो बल है इसका हो जाएगा चौथे नंबर वाला। ठीक है, फिर लिखा है शक्ति, तो शक्ति का हो जाएगा तीसरे नंबर वाला ML2T-3। उसके बाद जब हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ तनाव का जो होगा भाई क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर वाला MT-2, मतलब इसमें L नहीं होता, और लास्ट वाला बचेगा वो किसका हो जाएगा, ऊर्जा का। तो 4 3 2 1 4 3 2, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर क्या है। WTITETM। तो टंगस्टन मतलब होता है W, इसका सिंबल होता है जो कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। TI मतलब होता है टाइटेनियम, T मतलब होता है टेल्यूरियम। ठीक है, तो W मतलब होता है टंगस्टन, नहीं तो T समझ के आप कुछ और लगा दो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द्रव का आयतन मात्रक क्या होता है। लीटर, मिलीलीटर या फिर 1 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, लीटर। द्रव आयतन का मात्रक मतलब हो जाएगा लीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें जो कि बायोलॉजी का है, जो कि फिजिक्स में दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें त्वचा एक श्वसन अंग होता है। तो ये मैंने पीछे आपको पढ़ाया है कि जो मेंढक होता है और उसका जो बच्चा होता है, इनमें त्वचा और जो गिल्स, जो फेफड़े होते हैं, वो दोनों प्रकार का श्वसन करते हैं, क्योंकि यह एक उभयचर का जीव होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही होगा। मेंढक का जो बच्चा होता है उसे अपन टेडपोल लार्वा कहते हैं। जब ये छोटा होता है तो ये अपनी त्वचा से श्वसन करता है, और जब ये बड़ा होता है तो ये अपने फेफड़ों से श्वसन करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है एसआई इकाई का भार क्या होता है। तो एसआई इकाई का भार मतलब है न्यूटन, क्योंकि भार की बात कर रहे हैं। भार मतलब होता है F बराबर mg, m मतलब हो जाएगा किलोग्राम, g मतलब मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसी की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन कहते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि 1 क्यूसेक जल लगभग किसके बराबर होता है। तो 1 क्यूसेक जल का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में बहने वाले जल की मात्रा, और वो होती कितनी है, 28.317 लीटर प्रति सेकंड।
बांधों का जो जल होता है, बांध या डैम, उनके जल को निकालने का जो तरीका होता है, बहते हुए जल की जो मात्रा होती है उसको नापते हैं अपन क्यूसेक में, और 1 क्यूसेक का मान होता है 28.317 लीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक भौतिक मात्रा की इकाई एम्पियर मीटर सेकंड वर्ग है तो उसका विमा क्या होगा? तो देखिए बोल रहा है एम्पियर का हो जाएगा क्या ए, नहीं एम्पियर के लिए यूज करते हैं वो आई, सॉरी, मीटर के लिए क्या हो जाएगा एल, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा टी। तो इनमें से जब हम यूज, और सेकंड की घात 2 लिखा है तो घात 2, तो आई की जगह आई रहेगा, एल की जगह एल, टी -2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है? ज्योति तीव्रता, ताप, दाब या विद्युत धारा। तो जो ज्योति तीव्रता है ये भी इसकी मूल राशि है, तापमान भी मूल राशि है, विद्युत धारा भी मूल राशि है। तो जो ये दाब है ये इसकी मूल राशि नहीं है। तो ये वाला जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये इसमें होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष समय को मापने की इकाई नहीं है, ये दूरी को मापने की एक इकाई है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कुछ समय पहले परीक्षाओं में, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। 52 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है कि बल आघूर्ण की विमा क्या होती है? तो बल आघूर्ण की विमा जानने के लिए आपको पुरानी वीडियो को पढ़ना होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार से पृष्ठ तनाव की विमा को जानने के लिए भी आपको पुरानी वीडियो को पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने कम समय में समझाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है वह जूल इंटू सेकेंड के बराबर होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रेरकत्व एल, एल बराबर क्या होता है? तो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है वो जब धारा के साथ में बहता है, उन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रेरकत्व या एल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दक्षता, जिसे आप कहते हैं शक्ति या पावर। तो शक्ति या दक्षता का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, वाट। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जीवधारियों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो उनकी जो सबसे छोटी इकाई होती है ये मैंने आपको पहली वाली क्लास में पढ़ाया है, जहाँ पे मैंने आपको जीवधारियों के बारे में बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, जाति। तो सबसे पहला और जो छोटा इकाई होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम उद्भव हुआ था जीवाणु, विषाणु, पादप या फिर मानव का? तो सबसे पहले आए थे वायरस, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, विषाणु। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी होता है? मत्स्य, सरीसृप, स्तनपायी या उभयचर? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जो व्हेल मछली होती है ये हमारी स्तनधारी जीव होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या फिर वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा कि वातावरण के तापक्रम के अनुसार एक सा बनाए रखते हैं, ना तो ऊपर रखते हैं, ना ही नीचे रखते हैं और ना ही बराबर रखते हैं, मतलब एक जैसा बनाए रखते हैं, मतलब इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जंतु पौधे किस बात के लिए निर्भर है? भोजन, सुरक्षा, आवास या उपयुक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, तो हम बात करते हैं जंतुओं की। तो जंतु पेड़ पौधों पर हर एक चीज के लिए आश्रित हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है कीवी, पेंगुइन, बाज या फिर शुतुरमुर्ग? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव कौन सा होगा, हमारा शुतुरमुर्ग।
ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें हमारा कि जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है। तो जैव उपचारण का मतलब होता है कि ऐसे जीव जंतु जो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करते हैं, उन्हीं को अपन जैव उपचारण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को हम क्या कहते हैं। बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी या फिर बायोमेट्री। तो जो हमने ये पढ़ा है इसका सही आंसर हो जाएगा बायोनिक्स। जितना भी हम अध्ययन कर रहे हैं यदि उसे मशीनी जगत में हम प्रयोग करते हैं तो उसे अपन बायोनिक्स कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो ये दोनों तो गलत है। तो सही आंसर होगा जीव विज्ञान, जिसका ऑप्शन अगले पेज पे दिया गया है। यहाँ पे केवल आप आंसर लिख लीजिए कि ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। आगे है इसमें कि निम्न में से चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं उनका नाम है हिप्पोक्रेटस। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्लांटी होते हैं। प्लांटी का मतलब होता है पेड़ पौधे। प्लांट हमेशा बहुकोशिकीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रकाश संश्लेषण किसमें नहीं होता है। कवक, बबूल, नीम, पीपल। तो जो हमारा आंसर होगा वह कवक होगा, क्योंकि ये कोई पेड़ पौधा नहीं है। बाकी ये सब पेड़ पौधे हैं तो इनमें प्रकाश संश्लेषण होगा, कवक में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। ठीक है। आगे इसमें कि स्तनी वर्ग होते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नियत तापी होते हैं और उच्च तापी होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, स्तनी वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि छिपकली किस वर्ग का प्राणी है। तो छिपकली रैंक कर चलती है, इसलिए इसे अपन कहेंगे सरीसृप वर्ग में ये पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न है कि मत्स्य वर्ग के जंतु होते हैं। तो ऐसे जंतु जो केवल जल में निवास करते हैं उन्हें अपन कहते हैं मत्स्य वर्ग। तो ये कैसे होते हैं, जलचर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बच्चों का शोर ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो कंटिन्यू रहे क्लास, क्योंकि कई बार क्या होता है शोर के चक्कर में वीडियो नहीं बन पाती है, इसलिए क्लास का गैप हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत यदि शोर होता है तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हमें केवल पढ़ने से मतलब है, बाकी आसपास क्या हो रहा है वो हमें मायने नहीं रखना चाहिए। ठीक है। तो चलिए हम इसमें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के जंतुओं में लाल रक्त का अभाव होता है। तो ऐसे जीव जंतु जिनमें लाल रक्त का अभाव होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, एनाइमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राणी जातियों के नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति का विकास किया। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने हमें द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। ठीक है। अगला बिंदु है कि निम्न में से किसने कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति तथा ब्राउनियन गति की खोज की थी। तो ये हमें बताया था रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने। तो सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो होती है वह माइकोप्लाज्मा होती है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो विषाणुओं में या तो क्या होता है, डीएनए होता है, नहीं तो फिर क्या होता है, आरएनए। दोनों नहीं होते हैं, इन दोनों में से कोई एक होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एड्स रोग होता है। तो यह एक प्रकार के विषाणु से होने वाला रोग है। इसका नाम क्या होता है, एचआईवी वायरस। तो वायरस को ही हम हिंदी में कहते हैं विषाणु। तो विषाणु से होने वाला रोग है ये। ठीक है। आगे है इसमें अगला क्वेश्चन
कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या होगा? मायोलॉजी। क्योंकि मांसपेशियों में मायोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और मायोसिन से ही क्या निकल के बनता है? मायोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वृद्ध। यदि हम वृद्ध अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे अपन जेरोंटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि नलिका विहीन ग्रंथियां का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एंडोक्राइनोलॉजी। तो ऐसी ग्रंथियां जिनमें किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं पाई जाती उन्हें अपन कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। यदि मनुष्य के जो वातावरण है यदि उसकी अपन क्या कर रहे हैं? नस्ल को सुधार रहे हैं वातावरण के अनुसार, तो उसे अपन क्या कहते हैं? यूथेनिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी मतलब होता है ऊतकों का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों के अध्ययन को हम कहते हैं लेपिडेटेरियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है कि यदि हम जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसी को अपन पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके घाव, जिसे आप बोलते हैं वाउंड। तो घाव का जो अध्ययन होता है उससे अपन कहते हैं ट्रेमेटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो इसके न्यूरोलॉजी से संबंधित हम मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं और मस्तिष्क को ही अपन बोलते हैं स्नायु तंत्र, जिसे अपन तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होता है नियेनोटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि डॉल्फिन मैमिलिया, जिसे अपन कहते हैं क्या? मैमल्स। हिंदी में कहते हैं स्तनधारी जीव। तो इंग्लिश में भी आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को हम वर्गीकी का जनक कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। तो देखो ये काम किया था 2 व्यक्तियों ने, एक का नाम है वाटसन और दूसरे का नाम है क्रिक। तो इन दोनों ने मिलकर किया, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव किस प्रजाति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा होमो सैपियंस। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निर्जीव एवं जीवित के बीच की जो संयोजित कड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? विषाणु। विषाणु को हम निर्जीव और जीवित के बीच की कड़ी कहते हैं। नीचे लिखा है एक और युगलिना। तो युगलिना पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी होता है। एक और होता है शैवाल। नील हरित शैवाल जीवाणु और जो हमारे कवक होते हैं उन दोनों के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। तो ये सब आपको इसमें कड़ियां हैं 3 और तीनों कड़ियों को आपको इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्राणी विज्ञान की शाखा जिसमें मत्स्य का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं। तो उसका नाम जो होता है वह क्या होता है? इक्विथियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
ऑक्टोपस किससे संबंधित है? तो इसके बारे में अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन हम आगे की क्लास में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन फिर भी इसका यदि प्रश्न आया है तो आप इसके बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए। ऑक्टोपस में 8 भुजाएँ होती हैं और यह सीलेंटेट्रा नाम का जो समूह होता है उसके द्वारा क्या होता है, ये संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्तनधारी जीवों में निषेचन का स्थल क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, डिंबवाही नलिका। ये कहाँ होती है? महिलाओं में होती हैं, मादाओं में होती हैं। जब शुक्राणु अंडाणु के साथ में निषेचित होता है तो उस निषेचित के स्थान को ही हम क्या कहते हैं, डिंबवाही नलिका कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या होंगे, नए जमाने के बंदर। बाकी 3 जो नीचे दिए एंथ्रोपीथेकस, होमिनॉइड्स और पुराने जमाने के बंदर, इन तीनों को हम एंथ्रोपॉइड के अंतर्गत मानते हैं, लेकिन जो नए जमाने के बंदर होते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि अमीबा के अलावा एकल कोशिका का ऐसा उदाहरण है जो अपना आकार बदलता है। इसके बारे में पीछे मैंने आपको बताया हुआ है कि अमीबा जो होता है अपने आकार को बदलता रहता है। तो इनके अलावा एक और ऐसा कौन होता है, तो वो होती है हमारी श्वेत रक्त कणिका, क्योंकि इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, यह अपने आकार को बार बार क्या होती है, परिवर्तित करती रहती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सली पद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो रोग कारक है इसका नाम होता है बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का परिवार से संबंधित है? तो वो हो जाएगा स्नेल या घोंघा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल होते हैं उसे अपन कहते हैं आर्थ्रोपोडा। इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो ऐसे जीव जंतु जिसमें कीड़े मकोड़े आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा जगत के जीव जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वो क्या होती है, उनकी नस्ल, क्योंकि नस्ल के आधार पर ही हम उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि काप्रा हिरकस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, भीड़। ये एक प्रकार की भीड़ है जिसका वैज्ञानिक नाम काप्रा हिरकस है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो इन्होंने उनके आवास के आधार पर उसको अपने अनुसार क्या किया था, वर्गीकृत किया। तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है न्यूमेटोफोरस, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोरा भी कहते हैं। ठीक है। तो न्यूमेटोफोरा का काम क्या होता है ये पूछ रहा है हमसे। तो इनका काम होता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। यदि कोई पेड़ पौधा है जो कि श्वसन के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, उन्हीं को बोलते हैं अपन न्यूमेटोफोरा। या फिर ऐसे पेड़ पौधे जो जल में निवास करते हैं और उनकी जड़ों को यदि श्वसन करना है तो उनकी जड़ों को पानी से बाहर निकाल लेते हैं, उन्हीं का नाम भी क्या होता है, न्यूमेटोफोरा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरण नहीं है? तो इसका प्रश्न सही होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मानव, क्योंकि मानव के ऊपर किसी दूसरी चीज का रूपांतरण नहीं होता है। मेंढक के ऊपर क्या होता है, देखा होगा, इस शल की त्वचा पाई जाती है। तो एक चीज के ऊपर दूसरी चीज का होना कायांतरण कहलाता है। मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो पैलेंटोलॉजी मतलब होता है जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्मों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि 6 जोड़े पैर के साथ इनमें कौन सा संधिपाद प्राणी है, मतलब जिनमें पैर 6 जोड़ी पैर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई क्या होगा, क्रस्टेनेशिया। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य मेलेमिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, चूहा, बिल्ली, छिपकली, सुअर। तो ये छिपकली नहीं आती क्योंकि छिपकली सरीसृप वर्ग में आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीवों या जीवा विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जीव नहीं होगा ये, जीव होगा ये। ठीक है। तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को अपन क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड की 3 सुपर फैमिली में से नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन रिवाइज होके आ गया, तो इसका आंसर होगा नए जमाने के बंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनॉइड्स थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन पहले ऐसे मनुष्य थे जो कि होमोनॉइड्स थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एप्स में शामिल होते हैं, एबिस मतलब होते हैं पक्षी, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं AVIS, इसी को अपन बोलते हैं हिंदी में पक्षी वर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 वाला। ठीक है। कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, प्रोटोजोआ, पॉरीफोरा, सीलेंटेट्रा या फिर एनालिडा। तो मैंने आपको पढ़ाया कि जो मलेरिया परजीवी होता है यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, पैरामीशियम, युगलिना, ट्रेपेनोसोमा या फिर अमीबा। तो आप सभी को पता है कि अमीबा अपनी आकृति को क्या होता है, बार बार बदलता रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि चप्पल की आकृति का जंतु है अमीबा, पैरामीशियम या फिर ट्रिपनोसोमा या फिर जियारडिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम क्या कहते हैं, चप्पल की आकृति वाला प्रोटोजोआ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है अमीबा का प्रचलन अंग है सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद या फिर टेंटेकल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कूटपाद, क्योंकि अमीबा के चारों तरफ छोटे छोटे पैर निकले होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्वयं को गति करवाने में हेल्प करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हरा प्रोटोजोआ को के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा प्रोटोजोआ जिसको हम हरे प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं उसका नाम क्या है, युगलिना। युगलिना को हम हरे प्रोटोजोआ के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि पौधा और जंतु के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो मैंने पीछे आपको पढ़ाया था इसमें कि जो युगलिना होता है यह पादप जगत और जंतु जगत के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पर पाया जाता है, आंत में, गले में, आमाशय में या फिर फेफड़े में। तो एंट अमीबा नाम का जो प्रोटोजोआ होता है यह मुख्य रूप से हमारे शरीर की जो आंतें होती है उनमें क्या होता है, उपस्थित होता है। तो 7वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है इसमें पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम या फिर ट्रिपेनोसोमा। तो जब किसी को पेचिस, दस्त वगैरह लगते हैं
या डायरिया होता है तो वह प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग होता है और यह रोग एंट अमीबा के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है पैरामीशियम, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम या फिर एंट अमीबा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से मनुष्यों में मलेरिया नाम का बुखार क्या होता है, उत्पन्न होने लगता है। अगला प्रश्न है इसमें, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ निम्न में से कौन सा है, एंटमीबा, ट्रीपेनोसोमा, ट्राइकोमोनास या फिर लिस्मेनिया। तो लिस्मेनिया नाम का जो प्रोटोजोआ होता है यह मुख्य रूप से मनुष्यों में काला जार नाम का जो बुखार होता है उसको बढ़ाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये लिस्मेनिया नाम के प्रोटोजोआ से काला आजार नाम का रोग हमें हो जाता है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग जिसे अपन कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस नाम का जब रोग होता है तो ये रोग होता है सीसी नाम की जो मक्खी होती है उसके काटने की वजह से होता है। और इस मक्खी का जो काटने वाला भाग होता है तो उसकी लार में से निकलता है ट्रीपेनोसोमा नाम का क्या, प्रोटोजोआ। और इसी प्रोटोजोआ के कारण हमें क्या आती है, लगातार निंद्रा आती है, क्योंकि ये हमारे तंत्रिका तंत्र पर सबसे गहरा असर डालता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। तो इसका आंसर होगा ई कोलाई। ई कोलाई नाम का जो प्रोटोजोआ होता है जो कि परजीवी है, यह मनुष्यों की आंत में क्या होता है, उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है इसमें कि अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी को पता है कि अमीबा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है तो उसके प्रचलन के लिए उसमें कूटपाद मतलब पैर पाए जाते हैं और यह पैर क्या करते हैं, उसको चलने में सहायता करवाते हैं और भोजन को ग्रहण करवाने में भी हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, रोनाल्ड रॉस ने। तो रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के अंदर जो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है उस प्रोटोजोआ को खोजा था जो कि मनुष्यों में मलेरिया का प्रमुख कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जापान में उपहार स्वरूप भेंट किए जाते हैं। तो जापान में मुख्य रूप से यू प्लैक्टेला नाम के जो प्रोटोजोआ होते हैं उन्हें उपहार के रूप में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि बीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है, यूको सोलिनिया, साइकॉन या फिर यू स्पंजिया या फिर यू पे प्लेक्टिला। तो जो ये नाम लास्ट में लिखा है जिसे जापानी लोग गुलगस्ते के रूप में देते हैं, यू प्लेक्टिला, इसी को अपन वीनस के फूलों की क्या कहते हैं, डलिया कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं। तो मैंने पीछे बताया था आपको कि मोलास्का के जो जीव जंतु होते हैं जिनके शरीर पर अत्यंत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। और जब ये संख्या में यदि हम किसी एक छिद्र की बात करें जो कि बहुत बड़े आकार का होता है तो उसको बोलते हैं अपन अस्कुलम। तो आप याद रखेंगे जितने भी स्पंजी शरीर के जीव जंतु होते हैं उनमें जो अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें अपन ऑस्टिया नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्पंज के सिरे पर स्थित एक बड़ा छिद्र, तो छोटे छोटे अनेक छिद्र थे तो उनका नाम था ऑस्टिया, तो जो बड़े आकार का एक छिद्र होता है उसको बोलते हैं अस्कुलम। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें, सीलियन टेट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रोटोजोआ, पॉरीफोरा, निडेरिया या फिर एनालिडा। तो सीलियन टेट्रा नाम के संघ को हम पॉरीफोरा संघ के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन क्रिया मुख्य रूप से होती है? तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा या फिर कंगारू। तो इन सभी में से जो हाइड्रा होता है इसमें रक्त उपस्थित नहीं होता है, लेकिन फिर भी श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें, कोरल रीफ या जिसे अपन कहते हैं प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा, सीलेन टेट्रा के द्वारा, आर्थ्रोपोडा के द्वारा या फिर पॉरीफोरा के द्वारा। तो प्रवाल भित्ति का निर्माण मुख्य रूप से सीलेन टेट्रा नाम के जो जीव जंतु होते हैं, जिन्हें अपन पॉरीफोरा के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या होता है? तो ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न के माध्यम से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जो कूडपाथ होता है यह अमीबा का प्रचलन अंग होता है, और इसका जो हाइड्रा का प्रचलन अंग होगा वह क्या होता है? टेंटेकल्स। तो हाइड्रा के चारों ओर छोटे छोटे से क्या होती है? संरचना बनी होती है, जिसे अपन टेंटेकल्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि प्रवाल, जिन्हें अपन बोलते हैं कोरल्स, क्या होते हैं? एक वन कास्ट होता है, मतलब वन में रहता है, एक जड़ी बूटी होती है, एक समुद्री जीव होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रवाल होते हैं एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र में निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि जेली फिश को नाम से जाना जाता है। तो जेली फिश को हम क्या कहते हैं? हाइड्रा, फाइसिलेरिया, ऑरिलिया या फिर ओबिलिया। तो इन चारों में से जो सही उत्तर होगा भाई क्या होगा? ऑरिलिया। जेली फिश को हम ऑरिलिया के नाम से भी जानते हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, आप पीछे पढ़िए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है? हाइड्रा, फाइसेलिया, ऑरिलिया या फिर मैट्रीडियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि समुद्री एनीमोन, ये कहा जाता है मैट्रीडियम को। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है? फाइसिलेरिया, हाइड्रा या ऑरिलिया या फिर ओबिलिया। तो इसका सही उत्तर और आंसर आ जाएगा फाइसिलेरिया। फाइसिलेरिया को अपन इस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अमरत्व, जिसे अपन बोलते हैं इमोर्लिटी, का गुण पाया जाता है? स्पंज, हाइड्रा, केचुआ या फिर तिलचट्टा। तो मैंने ये आपको पढ़ाया है कि जो हाइड्रा होते हैं इनमें मुख्य रूप से अमरत्व का गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि चपटे कृमियों, जिसे अपन बोलते हैं फ्लैट बॉम, को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो ऐसी कृमियां जिनका आकार फीते के समान चपटा होता है उन्हें हम प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फीता कृमि जो कि हम ऊपर पढ़ के आए, टैप वॉर्म, किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? प्लेटी हेलमिंथीज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो इनमें से मधुमक्खी मानव के लिए उपयोगी है, उसके बाद केचुआ मानव के लिए उपयोगी है, फीता कृमि अकेला मानव के लिए उपयोगी नहीं है। बाकी रेशम का कीट भी मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि ये कीड़ा बनाने का काम करता है कॉटन के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो ये होता है क्या? सुअर। यदि कोई व्यक्ति सुअर का मांस खाता है, क्योंकि सुअर में भी ये पाई जाती है फीता कृमि, तो उसी के मांस को के सेवन से शरीर के मनुष्यों की जो आंतें होती हैं उनमें भी मुख्य रूप से क्या होता है? ये वाला जो कृमि होता है वह शरीर के अंदर पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गोल कृमि
या सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि ऐसी संघ के जीव जंतु जिनका आकार गोल होता है तो उन्हें कहा जाता है क्या? नीमेल्थेहेल्मिन्थेस। नीमेल्थेहेल्मिन्थेस। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसके द्वारा मनुष्यों में एस्केरियासिस नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है बुचेरिया नाम की जो बैनक्राफ्ट होती है इसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एस्केरिस पाया जाता है तो यह मुख्य रूप से मनुष्यों की जो छोटी आंत होती है उसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? जोंक, नेरिस, केंचुआ या फिर फीता कृमि। तो जो केंचुआ होता है उसका वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थुमा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो केंचुए में जो रक्त वर्णक उपस्थित होता है वह कौन सा होता है? हीमोसाइनिन। और इसी की वजह से इनका जो रक्त होता है उसका रंग होता है नीला। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि यह वायुमंडल में से उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नहीं, जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। केंचुए किसानों के परम मित्र होते हैं और ये क्या करते हैं? मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर उसे उपजाऊ बनाने में सहायता करवाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में मुख्य रूप से किसी भी प्रकार के कोई नेत्र नहीं होते हैं। वह मुख्य रूप से क्या होता है? नेत्रहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो हानिकारक कीटों को नष्ट करके, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, उपयुक्त दोनों या फिर भूमि को पोली करके। तो ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि ये जो बड़े बड़े आकार के मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो जितने भी प्रकार के इंसेक्ट होते हैं उनमें मुख्य रूप से 3 जोड़ी टांगें होती हैं जो कि 2-2 के पेयर में होती है। यदि संख्या पूछेगा तो 6 होगा और यदि पेयर पूछेगा जोड़ी तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। आगे, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका जो श्वसन अंग होता है वह क्या होता है? बातक होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? पहला है रेशम कीट, तो यह मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दूसरा है मधुमक्खी, ये भी उपयोगी है। तीसरा है घरेलू मक्खी, तो ये किसी काम की नहीं है बल्कि परेशान हो करती है हमें। लेडी बट, ये भी काम का है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो मुख्य रूप से ये होता है स्तनधारियों में। कहने का मतलब है जब मच्छर हमें जनरली काट लेते हैं तो काटने वाली जगह पे लाल लाल निशान बन जाता है और उभर के ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये घटना मुख्य रूप से हम स्तनधारी जीवों में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाह उत्पन्न होती है पेड़ों की छाल से, कीटों के मल से या कीटों के शरीर के स्त्रावण से या फिर कीटों के अंडाशय से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? कीटों के शरीर के स्त्रावण से मुख्य रूप से लाह उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें
रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से रेशम के जो कीट होते हैं उनकी जो प्यूपा होता है उससे होता है, ना कि उनके लार्वा से। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो घरेलू मक्खी के लार्वे को हम मैंगोटा कहते हैं, मैंगोट कहते हैं। लार्वा मतलब होता है घरेलू मक्खी जो होती है उसके बच्चे। ठीक है। तो जितने भी कीट होते हैं उनके लार्वे मतलब उनके बच्चे। ठीक है। तो घरेलू मक्खी का जो बच्चा होता है उसको मैंगोट के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो ये तो आप सभी को पता है, जब बिच्छू काटता है तो उसका जो विष होता है वह उसके डंक में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तितली की आंखें रात में चमकती हैं। तो जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जैसे कि जानवरों को देखा होगा, गाय वगैरह को, तो उनकी आंखें भी रात को चमकती हैं। तो ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप याद रखेंगे, टैपीटम लूसीडम नाम की परत होती है हमारी आंख की जो रेटिना होती है। तो उस आंख की रेटिना के पीछे एक परावर्तक टैपीटम लूसीडम नाम की परत होती है, जो कि क्या करती है, उस प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके बाहर पहुंचा देती है। इसलिए जानवरों की आंखें क्या होती हैं, चमकदार दिखाई पड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और हम मनुष्यों में यह परत नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि निद्रा रोग होता है। तो जो स्लीपिंग सिकनेस होती है वह सीसी नाम की मक्खी के काटने से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि मनुष्यों में कालजार नाम का जो रोग होता है उसको फैलाने वाला जो मच्छर होता है उसे क्या कहते हैं अपन? तो सैंड फ्लाई नाम का जो मच्छर होता है वह मनुष्यों में मुख्य रूप से कालाजार का कारण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो कीट वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें मुख्य रूप से 3 जोड़ी क्या होते हैं, पैर होते हैं। और यही इनका क्या होता है, एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग का जो वाहक होता है वह क्या होता है, जो कि मलेरिया के रोग को फैलाने का काम करता है? नर नर एनाफिलेज, मादा क्यूलेक्स या फिर मादा एनाफिलेज। तो मादा एनाफिलेज नाम का जो मच्छर होता है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मुख्य रूप से मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम उसको फैलाने का काम करता है। तो 53वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कटल फिश के नाम से जाना जाता है। तो कटल फिश का मतलब क्या होता है, सीपियां। समुद्र में पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की सीपियां होती हैं उन्हीं को हम कटल फिश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि ऑक्टोपस है संधिपाद, शूलचर्मी, हेमिकार्ड या फिर मृदुकवची। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो ऑक्टोपस है जो कि समुद्र में निवास करता है, इसके 8 पैर होते हैं, यह अपने आप में एक मृदुकवची होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्टोपस को ही हम डेविल फिश के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या, देखो नाम समझ में आ रहा है, ऑक्टो माने 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच की जो कड़ी होती है उसे अपन कहते हैं क्या, नियोक्लिना। ये मैंने आपको पढ़ा है, आप इसे याद करें, पीछे मैंने पढ़ाया है, तो ये बात आप इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? जो तारा मछली होती है ये मुख्य रूप से इकाइनोडर्मिटा नाम का जो संघ है उससे संबंधित है और उसी का यह एक उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि अरस्तु का लालटेन है निम्न में से एक स्वच्छ जलीय इकाइनोडर्मल प्राणी या फिर समुद्री ऑर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प के क्रम में होता है? तो जो अनानास होता है उसका जो विकास क्रम होता है
वह पुष्प के पुष्प क्रम से होता है, मतलब जिसमें पहले बाह्य दल पुंज, उसके बाद दल पुंज, उसके बाद आपका आएगा स्त्री केसर और उसके बाद क्या होगा पुंकेसर। तो ये चारों प्रकार के क्रम इसमें पूरे होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनानास। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके बीज सबसे छोटे होते हैं? घास, ऑर्चिड्स, फली या सेम? तो जो ऑर्चिड होता है इसके जो बीज होते हैं उनका आकार सबसे छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी या सेकंड वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सत्य फल उत्पन्न होता है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, ऐसे फल जिनमें निषेचन की क्रिया मुख्य रूप से अंडाशय से होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 अर्थात अंडाशय होगा। अगला प्रश्न है, नारियल किस प्रकार का फल है? पीवो, ड्रूप, पॉम या फिर बेरी? तो ये जो नारियल होता है ये ड्रूप प्रकार का क्या होता है? एक मुख्य रूप से फल होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चावल के दाने का प्रोटीन अच्छी किस्म का होता है, वह किस से भरपूर होता है? तो जो चावल होता है वह मुख्य रूप से लाइसिन से भरपूर रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइसिन। अगला प्रश्न है इसमें कि बीज के अगला प्रश्न है इसमें कि बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं होता है? प्रकाश, उचित ताप, आर्द्रता या ऑक्सीजन? तो जब बीज मिट्टी के अंदर होता है तो वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं? तो यदि हार्मोन नहीं निकलेंगे तो हार्मोन की अनुपस्थिति में बीज रहित फलों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पुष्प विभिन्न रंगों में होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? एंथ्रोसाइनिन। क्योंकि पर्णहरित क्या होता है? केवल हरे रंग को बताता है। एंथ्रोसाइनिन जो होता है अलग अलग प्रकार के रंगों के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग क्या कहलाती है? तो जो भाग मुख्य रूप से परागकण को ग्रहण करता है वो होता क्या है? मुख्य रूप से पेड़ पौधे का कौन सा वाला भाग होता है? हक बिंदु, या तो आप उसे वर्तिका कहते हैं, लेकिन वर्तिका में ही एक अन्य बिंदु भी पाया जाता है जिससे अपन हक बिंदु कहते हैं। वैसे आंसर होना चाहिए वर्तिका, लेकिन वर्तिका में मैंने एक और पॉइंट होता है वो मैंने आपको नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुष्प के किस भाग में परागकण उत्पन्न होते हैं? तो पुष्प का जो परागकण होता है वह एक नर जनन अंग का भाग होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कपास के रेशे मिलते हैं, तो कपास का जो बीज होता है उसमें से एक कॉटन निकलती है जिसे अपन रुई कहते हैं, वो उसी से क्या बनता है? हमारा कपास बनता है। तो इसका आंसर होगा बीज से। अगला प्रश्न है, प्याज एक है, एक प्रकंद है, एक कंद है, एक शकलकंद है या एक घनकंद है? तो मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, प्याज एक प्रकार का शकलकंद होता है जिसे अपन बल्ब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साबूदाना जो कि एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है, इसे किससे प्राप्त करते हैं? तो साबूदाने को साइकस के पेड़ से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फल का खाने योग्य भाग एक मुख्य एंडोस्पर्म होता है? एंडोस्पर्म मतलब पेड़ पौधे के अंदर वाला भाग। मुख्य रूप से पेड़ पौधों में 3 प्रकार की पत्तियां होती हैं उनके फल में, जिसमें से पहली वाली जो भाग होता है भित्ति का उसे अपन एक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाले को मेसोडर्म बोलते हैं और अंदर वाले को अपन एंडोडर्म बोलते हैं। तो जो खाने वाला भाग होता है वह कौन सा होता है? एंडोडर्म का। तो ये हो जाएगा कौन सा? नारियल। नारियल का हम अंदर वाला भाग खाते हैं, ना कि ऊपर वाला। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि काली मिर्च का पौधा है, वृक्ष, लता, झाड़ी
या फिर जड़ी बूटी। तो काली मिर्च का पौधा एक प्रकार की झाड़ी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधे जंतुओं पर किस बात के लिए निर्भर करते हैं? तो पौधे जंतुओं पर मुख्य रूप से भोजन के लिए निर्भर करते हैं। तो पौधों से हमें क्या मिलता है? भोज्य पदार्थ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम रेशे का उदाहरण है। कृत्रिम रेशे को ही हम क्या कहते हैं? रेयॉन कहते हैं, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेयॉन। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तना, पत्ता, मूल या फिर पुष्प? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा? पत्ता। तो ब्रायोफिल के द्वारा मुख्य रूप से पत्ते के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि पादपों में अपचयी क्रिया की दर जंतुओं की अपेक्षा मुख्य रूप से कैसी होती है? सरल होती है, क्योंकि पेड़ पौधों में भोजन को पचाना मनुष्यों की तुलना में क्या होता है? अत्यंत सरल होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, अपने समान सजीव उत्पन्न करने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? तो इसका नाम होता है जनन। जिस प्रकार से हम अपने ही जैसी एक प्रजाति का जन्म करते हैं, तो इसका ही नाम क्या हो जाएगा? जनन। अगला प्रश्न है, जल और खनिज लवण खालिस्तान से पादपों में स्थानांतरित होते हैं। तो एक ऊतक होता है जिसका नाम होता है जाइलम। जाइलम पेड़ पौधों की जड़ों में उपस्थित जल को और जल में उपस्थित खनिज लवण को क्या करता है? पेड़ पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, टमाटर के फलों को फटने से बचाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो टमाटर को फटने से बचाने के लिए मुख्य रूप से बोरान का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर बोरान होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी या शकरकंद? तो शकरकंद एक प्रकार का क्या है? हमारा फल है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी का जो खाने वाला भाग होता है वह उसका पुष्प क्रम का भाग होता है, जिसे हम क्या करते हैं? सेवन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिर्च में चरपराहट मतलब मिर्च जब हमें चिरपियाँ लगती है खाने में, तो किसकी वजह से होती हैं? तो मिर्च में मुख्य रूप से कैप्सेसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो कि उसकी चिरपराहट को बढ़ा देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, प्याज की गांठ है, यह एक रूपांतरित होती है तने में, जड़ में या पत्ती में या फिर फल में? तो प्याज की गांठ एक प्रकार का तना होती है, ना कि जड़। तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से झकड़ा झकड़ा को ही अपन क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ वाला पौधा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गेहूं। ऐसे पेड़ पौधों की जड़ें जो गहराई में ज़्यादा नहीं जाती हैं, मिट्टी में ज़्यादा गहराई में नहीं होती हैं, उन्हीं को रेशेदार या झकड़ा जड़ कहते हैं, और इन्हीं का नाम होता है अपस्थानिक जड़ें। जैसे इसके पेड़ को आप उखाड़ेंगे गेहूं के तो आसानी से उखड़ जाएगा। तो गेहूं में मुख्य रूप से रेशेदार जड़ पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो पेड़ पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उन्हें ऑक्सीजन इस जल में से मिलती है, क्योंकि जल में क्या होता है? ओ होता है, और यहीं से इन्हें क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रोप रूट क्या होती है या किस में पाई जाती है? तो यह मुख्य रूप से पीपल में पाई जाती है। प्रोप रूट का मतलब होता है ऐसी जड़ें जो पेड़ पौधों में एक दूसरे को सहारा प्रदान करती हैं, जो कि पेड़ पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। तो ये पाई जाती है पीपल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक और जीवाणु से, कवक और शैवाल से, कवक और ब्रायोफाइटा से, या फिर शैवाल और जीवाणुओं से? तो ये जो जीव होते हैं लाइकेन मुख्य रूप से कवक और शैवालों से मिलकर बने होते हैं, और इन दोनों के बीच की कड़ी होता है लाइकेन। तो लाइकेन वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा कम होती है। तो यह प्रदूषण के इंडिकेटर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक का भाग नहीं है?
तो जो चालनी नलिकाएं होती हैं वह पेड़ पौधों के ऊतक का भाग नहीं होती हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो पर्व संधियों को आप कहते हैं नोड। जैसे गन्ना देखा होगा तो गन्ने में बीच में डॉट बनी होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पर्व संधि कहते हैं। ठीक है। और उन दो नोडों के बीच की जगह होती है उसको पर्व संधि कहते हैं, गांठ को केवल पर्व कहते हैं। ठीक है, सही करना आप इस बात को। तो पर्व संधियां मुख्य रूप से तने में पाई जाती हैं। ठीक है। अगला है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन रंध्र के अंदर क्या होती है, उसकी संरचना होती है जिसमें द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यह मुख्य रूप से कहाँ होती है, पत्ती के अंदर पाई जाने वाली एक संरचना होती है। ठीक है। रक्षी ऊतक पादपों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो यह मुख्य रूप से एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है, तो इसे कहते हैं अपन क्या, नारियल। नारियल मुख्य रूप से संयुक्त पर्ण वाला क्या होता है, एक पौधा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा प्राणवायु, क्योंकि जल की, कार्बन डाइऑक्साइड की और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्राणवायु मतलब हवा की इन्हें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब पर्णहरित होता है तो इसका मुख्य काम क्या होता है कि ये प्रकाश का अवशोषण कर सके, ना कि ये और काम है। ये जल का अवशोषण नहीं करता है। जल का अवशोषण तो कौन करती है, पत्तियों के जो नीचे वाला भाग होता है जाइलम, वह करता है। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, प्रकाश का अवशोषण करना। अगला प्रश्न है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सौर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किसमें होता है, तो सौर ऊर्जा स्थानांतरित होकर पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाती है, जिससे अपन बोलते हैं खाद्य श्रृंखला चक्र। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? तो पेड़ पौधों में दो ऊतक मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम फल का, फल मतलब खाद्य का। तो पेड़ पौधों के द्वारा बनने वाले भोजन को पेड़ पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम फ्लोएम ऊतक करता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना, यही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनने वाली अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन का अपचयन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। तो पौधों के द्वारा जो विकिरण ऊर्जा मुख्य रूप से ली जाती है वह जल का प्रकाश अपघटन होती है, क्योंकि जल को सुखाकर वो वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देती है, जिसे अपन वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो इसमें लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ये पेड़ पौधे करते हैं। सौर का अवशोषण, आगे है वायु का प्रदूषण, ये काम नहीं करते पेड़ पौधे। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जब हवा चलती है तो पेड़ पौधों की पत्तियां गति करती हैं और शोर उत्पन्न करती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये होता है हरे पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम नाम का तत्व, और इसी तत्व की उपस्थिति में मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक होता है। तो ये होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जल पौधों में सामान्यतः सुविकसित होता है। तो जल पौधों में मुख्य रूप से वायु तक करते हैं, वायु प्लस ऊतक। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? तो यह मुख्य रूप से पाचन के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है। तो सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है और एक जो कि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। 22 और 23 दोनों में ये दिया गया है हमें, ठीक है। तो पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण की ऐसी अभिक्रिया जिसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है वह मुख्य रूप से स्ट्रोमा में पूरी होती है, और जिसमें हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है वह पेड़ पौधों के गिरेना में संपन्न होती है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आप दोनों को ही अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में ऑक्सीश्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं। तो अंतिम उत्पाद में जब पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया को पूरा कर रहे होते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन गुणांक किसका अनुपात होता है। तो श्वसन गुणांक का मतलब होता है कि अवशोषित की गई ऑक्सीजन की मात्रा का आयतन नीचे आता है और निष्कासित की गई कार्बन डाइऑक्साइड का मान कहाँ आता है, ऊपर आता है। तो CO2 अपॉन O2 इन दोनों का रेशियो श्वसन गुणांक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में असत्य हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये बात क्या है, हमारी सही है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग होता है, ये बात भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है और O2 उपयुक्त होती है, तो ये बात क्या है, इसमें गलत है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त होता है, तो ये बात भी क्या है, इसमें गलत है। तो पहला और दूसरा वाला आंसर देख लें इस वाले में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। तो मादा भाग में मुख्य रूप से वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है, लेकिन पुंकेसर नहीं होता, तो पहला वाला गलत हो गया। वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है, वर्तिका होती है, तो ये वाली बात सही है, और नीचे वाले ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पादप बिना प्रकाश संश्लेषण कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, तो ये बात सही है। यदि थोड़ा बहुत हमें भोजन ना मिले तो हम भी जीवित रह सकते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तब भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। अगला बिंदु है इसमें कि पादप श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, तो ये बात क्या है, इसमें गलत है। यदि कोई भी सजीव प्राणी है, यदि वो थोड़ी देर तक सांस ना ले तो क्या वो जीवित रह पाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो ये पॉइंट इसका क्या है, गलत है। अगला है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों पादप के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो ये बात क्या है, हमारे लिए सही है, ठीक है। अगला बिंदु है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों पादप के में दिन के समय एक साथ होने वाले प्रक्रम है, तो ये बात भी सही है। अंतर इतना होता है कि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है और श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में होती है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक पुष्प ना होकर पुष्पों का एक समूह है, मतलब एक फूल ना होकर फूलों का समूह है, तो वो क्या होता है, सूरजमुखी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सबसे संभावित रूप में आदिकाल पृथ्वी पर प्रथम विकसित हुए सूचना अणु निम्न में से कौन थे। तो ये जितने भी प्रोटीन हैं, जैसे DNA है, RNA या फिर ये सभी, तो इन चारों में से सबसे पहले जो पहली बार देखे गए थे वह क्या थे, RNA। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आप इसे याद रखेंगे। कार्य क्या है, कि केवल दिशा होती है, का केवल परिमाण होता है, कि ना तो दिशा होती है ना ही परिमाण, का परिमाण व दिशा दोनों होती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्य एक अदिश राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि 1 जूल तुल्य होता है, तो 1 जूल मतलब होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बल द्वारा किए गए कार्य पर विचार कीजिए। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल तथा विस्थापन के बीच का कोण थीटा है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, तो कार्य शून्य होता है। तो ये बात सही है। दूसरा है, जब थीटा का मान 90 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, 90 से कम होता है, तो कार्य धनात्मक होता है। तो ये बात भी सही है। अगला है, थीटा का मान 90 से बड़ा है, 180 से कम है, तो कार्य का मान ऋणात्मक। तो ये बात भी सही है। नीचे दिया है कि थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर होता है, तो कार्य न्यूनतम होता है। तो ये बात क्या है, नीचे वाली गलत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिसमें सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धनात्मक कार्य का प्रतिबंध है। जब भी काम धनात्मक होता है तो पहली बात तो थीटा का मान बराबर होता है 0 डिग्री के, या फिर थीटा का मान होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 से क्या होता है, कम। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ए में ये थीटा बराबर ये दिया है बराबर 90 के, 0 के तो बराबर है और 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप कार्य वाली की वीडियो को देखें और उसको समझें। ठीक है, अगला प्रश्न है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो किसी भी वस्तु में घर्षण के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एम द्रव्यमान का एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्त में अचर वेग v से गति कर रहा है। इस पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, मतलब ये हमको दिया अभिकेंद्रीय बल। आगे वृत्त की आधी परिधि तक पिंड को इस बल तक घुमाया जाता है। बल द्वारा घुमाने में किया गया काम कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पे लगातार चक्कर लगा रही है, तो उसके अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया काम हमेशा शून्य होता है, क्योंकि इनके बीच का बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है परंतु इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह करता है। तो देखिए, बल मैंने बताया था कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब धक्का तो लगा रहा है वो बल, लेकिन दीवार आगे खिसक नहीं रही, मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी उसकी 0, और जब 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगी 0। तो किया गया काम कितना हो जाएगा 0, अर्थात कोई कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड पर सदैव कार्य किया जाता है, इस पर कोई बल कार्य करता है, यह कुछ दूरी तक चलता है, किसी यांत्रिक प्रभाव से इसकी ऊर्जा में कमी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। किसी भी वस्तु पर कार्य जब जब काम करता है तब किसी यांत्रिक प्रभाव से इसकी ऊर्जा में क्या आती है, कमी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया काम। तो देखिए क्या हो रहा है, अब ये रही कोई कार, कार कहाँ जा रही है, आगे की तरफ, तो इसका विस्थापन भी कहाँ हो रहा है, आगे, लेकिन हवा सामने से बल लगा रही है, जिसकी वजह से कार का क्या हो रहा है, जो बल है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये लग रहा है हवा के द्वारा बल, और वस्तु जा रही है आगे, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस स्थिति में किया गया जो काम होगा वह क्या हो जाएगा, हमारा 0 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आर त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया काम। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी वस्तु में अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया काम हमेशा 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली के द्वारा किया गया काम कितना होगा। तो मैंने आपको बढ़ाया था इसमें, जब जब कुली अपने बक्से को अपने सर के ऊपर रखता है तो उस स्थिति में उस कुली के द्वारा किया गया काम हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
अगला है एसआई पद्धति में कार्य का गुरुत्वीय मात्रक क्या होगा? तो इसका आंसर है किलोग्राम भार इंटू मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं होता है? सुमन एक पूल में तैर रही है, तो इसमें तो भैया काम हो रहा है हमारा। दूसरा है एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो ये बात भी सही है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, इसमें भी काम हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चलता है। तो जब कोई वस्तु को अपने ऊपर रख के चलता है तो उसके द्वारा किया गया काम हमेशा कितना माना जाता है? 0 के बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य मुख्य रूप से जो संवेग होता है, जिसे अपन बोलते हैं द्रव्यमान गुणा वेग, इस पर निर्भर नहीं करता है। एफ और एस के बीच के कोण पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर भी करेगा, बल पर भी करेगा, लेकिन इस पर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर, वस्तु के परिमाण दिशा पर, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर। तो ये जो निर्भर हो रहा है वह कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति पर और उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। तो 15वें का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान है, क्योंकि पत्थर को लुढ़कने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। दूसरा दिया है दोनों में किया गया कार्य समान है किंतु लुढ़कने में कार्य करने की दर कम होती है। अगला दिया है इसमें पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल है। ये बात तो गलत है। अगला है पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान है, ये बात भी क्या है इसमें गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया काम उसे उठाने की तुलना में क्या होता है? कम होता है। बेसिक सी बात है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु पर F बल लगाने पर 1 मीटर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य कितना किसके बराबर होगा? तो देखिए बल बराबर जो कार्य बराबर होता है वह क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ये जो दिया है विस्थापन दिया है 1 मीटर, तो F की जगह पर कितना रहेगा? F, और ये क्या है हमारा कार्य, तो W बराबर F बन जाए क्या हो जाएगा? F। तो कार्य उस बल के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब बल और विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं तो कार्य कितना होता है? सदैव 0 के बराबर होता है। ये बात मैंने आपको पीछे पढ़ाई है, एक बार पीछे से रिवाइज करें, फिर इन प्रश्नों को आप एक बार हल करें। अगला प्रश्न है किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी यदि निकाय पर कार्य किया जाए किसी संरक्षित अथवा असंरक्षित बल के द्वारा। दूसरा दिया एक असंरक्षित बल के द्वारा या एक संरक्षित। तो मैंने पीछे पढ़ाया कि जब उसके स्थान में परिवर्तन होता है ऊंचाई की वजह से तो वह बल कैसा होता है? हमारा एक संरक्षित बल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रश्न है कि निम्न में से ऊर्जा कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का प्रारूप नहीं है? तो मैंने पीछे पढ़ाया यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, मतलब इसमें नाभिकीय ऊर्जा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है हमको कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो जो जैव ईंधन होता है यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि पेट्रोल डीजल और कोयला तो एक बार उपयोग करेंगे और उसको हम बाद में उपयोग कर ही नहीं पाते, लेकिन जो जैव ईंधन होता है उसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। अगला है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो जो पेट्रोल होता है यह ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषता क्या होती है? सरलता से सुलह हो, भंडारण व परिवहन में आसानी हो, समान मात्रा से अधिक कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो जितने भी मैंने ये पॉइंट पढ़े हैं ये सभी सारे के सारे किसी भी ऊर्जा के अच्छे स्रोत के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधनों को जब अपन जलाते हैं
तो उनमें से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो बेसिक सी बात है, जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो जलाने के बाद में उसमें कार्बन डाई गैस ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है, निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो जो सौर ऊर्जा होती है, यह ऊर्जा का कौन सा स्रोत होती है? नवीकरणीय स्रोत। तो 25वीं का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? तो पेड़ पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं पेड़ पौधों की पत्तियां, तो वो होती है सौर ऊर्जा। और भोजन बनाकर दे रही, मतलब वो कौन सी ऊर्जा होगी? रासायनिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के संलयन से। तो इसका आंसर हो जाएगा संलयन प्रक्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य संबंध क्या है? तो इसका संबंध होता है E बराबर mc², और ये हमें बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विस्थापन गुणा बल के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? विस्थापन और बल जब आपस में गुणनफल करके लिखे जाते हैं तो उसे कहा जाता है कार्य, और कार्य का ही दूसरा रूप क्या होता है? ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को अपन दुगना कर दें तो उसकी त्वरण दुगना हो जाएगा, भार दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो देखो क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/mv² के बराबर। तो वेग को दोगुना कर रहे हैं तो 2 का वर्ग करेंगे, कितना निकलेगा? 4। तो इस हिसाब से उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला दिया है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखो अभी इसको दोगुना किया था तो 2 का वर्ग हुआ था 4, अब यहाँ पे हमको आधा करने कह रहे हैं तो आधे का वर्ग होगा 1/4। इस हिसाब से जो ऊर्जा होगी गतिज वाली उसकी 1/4 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दोगुना कर दें अपन तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? तो देखिए जो m है वो दोगुना हो गया, वेग भी दुगना हो गया, 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो 4 दूनी वैल्यू कितनी जाएगी? 8। तो इस हिसाब से जो गतिज ऊर्जा होगी वह 8 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक तोप का गोला बीच में फट जाता है, इसलिए इसके लिए सही विकल्प है संवेग बढ़ जाता है, संवेग घट जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा घट जाती है। तो जबकि जो तोप का गोला जो होता है बीच में जब फटता है तो इसका मतलब है उसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा अधिक हो गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, लेकिन गतिज ऊर्जा के मान में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा के वैल्यू 0 हो जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, क्षैतिज और घर्षण रहित एक ठोस गुटके से एक गोली टकराती है एवं इसमें धंस जाती है, तो इसमें संरक्षित है केवल संवेग, क्योंकि जो मोमेंटम था वो गोली के द्वारा उसको प्रदान किया गया था और वो मोमेंटम उसने अपने अंदर क्या कर लिया? स्टोर कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक बंदूक से 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक की जो नाल है उसकी लंबाई 1 मीटर है तो गैस के दहन से गोली पर लगने वाला बल कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा यहाँ पर कुछ आपको समझाना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको दिया है गोली का द्रव्यमान और वेग। तो पहले अपन निकालेंगे गोली के द्वारा उसमें उत्पन्न होने वाली उसकी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के बराबर mv²। ये दिया है 5 ग्राम, तो इसको चेंज करेंगे 5 को अपन किलोग्राम में, तो 5/1000। v की वैल्यू दी है 100 मीटर पर सेकंड, तो 100 गुणा कितना हो जाएगा? 100। सॉल्व करो इसको तो 1 2 3, 1 2 और 3,
और 2 से इसको काटेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 5। तो जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी वह कितनी होगी 25 जूल के बराबर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ये लंबी कितनी है 1 मीटर, और पूछ रहा है कि लगने वाला बल कितना होगा। तो देखिए जो कार्य होता है W बराबर वह होता है बल गुणा विस्थापन। तो ये वैल्यू दी है आपको 1 मीटर और आपको F निकालना है, और ये W यहाँ पर बराबर करके लिखा हुआ है। ये दी है आपको गतिज ऊर्जा। तो मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, जो ऊर्जा होती है वह एक प्रकार से कार्य का ही रूप होती है। तो कार्य तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर बराबर होगी W की। तो ये वैल्यू यहाँ पे 25 है, W बराबर हो जाएगा F इंटू 1 मीटर। तो 1 का यहाँ भाग लगाएंगे 25 में तो वही मिलेगा। तो F की वैल्यू मिलेगी 25 न्यूटन के बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है। तो ये वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है, चूंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा को अपन दुगना कर दें तो इसके संवेग पर क्या अंतर पड़ेगा। तो संवेग जो होगा इसका वह √2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक लॉरी एक कार समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है एवं इन्हें एक समान अवमंदक बल लगाकर विराम में लाया जाता है, मतलब ब्रेक लगाकर इनको रोका जा रहा है। तो लॉरी कम दूरी चलकर विराम में आ जाएगी, कार कम दूरी चलकर विराम में आ जाएगी, दोनों समान दूरी चलकर विराम में आएंगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो देखिए जब दोनों की गतिज ऊर्जा सेम है, दोनों पर एक समान रूप से बल लगा रहे हैं ब्रेक लगाने वाला, तो इस हिसाब से दोनों समान दूरी चलकर काय में जाएंगी, विराम में जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक हल्के एवं एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो इस केस में जो वस्तु जितनी हल्की होती है उसकी गतिज ऊर्जा का मान उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक हल्के पिंड एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा। तो वही चीज़ है इसमें, अभी मैंने जैसे आपको बताया था इसमें कि जब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि एक हल्का पिंड था और एक भारी पिंड था, तो उनके संवेग एक जैसे थे, तो गतिज ऊर्जा किसकी ज़्यादा होती है, हल्के वाले पिंड की। लेकिन जब वो बात करे कि इनकी गतिज ऊर्जा एक जैसी हो और बात कर रहा है किसके बारे में, संवेग के, तो उस केस में उसका भारी वाला पिंड क्या होता है, ज़्यादा संवेग वाला होता है। तो दो चीज़ें हैं, दोनों याद रखना है कि दो पिंड है, एक हल्का है एक भारी है। यदि दोनों की गतिज ऊर्जा एक जैसी है तो भारी पिंड वाले का संवेग ज़्यादा होगा, और दोनों का संवेग अधिक है तो हल्के पिंड वाले की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, अगला है कि किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है। यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक होता है तो उस केस में कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य होता है। जब नेट किया गया कार्य उसका धनात्मक होता है तो उस केस में उसके द्वारा किए जाने वाली जो गतिज ऊर्जा होगी उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी एक पिंड का संवेग दुगना कर रहे हैं अपन, तो संवेग को दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, 4 गुना हो जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से गतिशील हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए द्रव्यमान जब एक जैसा है तो वो द्रव्यमान उनका कट जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/2 mv² बराबर 1/2 mv²। ये m1 मान लो, चूंकि द्रव्यमान सेम है तो m1 है, तो ये v1 v2 मान लो, इसको v1 मान लें, इसको v2 मान लें, तो ये इतनी वैल्यू कट जाएगी। यहाँ पे रखेंगे 3 त्रिका 9 v², यहाँ पर रखेंगे 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर, तो v² से v² कट जाएगा, तो 9 अनुपात कितना आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।